आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का लेसन दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो लेसन दूसरा का जो है जितने भी सूत्र या उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेसन दूसरा मतलब दूसरा पार्ट का नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, उसके बाद किन किन सूत्रों का इस्तेमाल करना है पूरी की पूरी चैप्टर में, उन सभी पर चर्चा पूरी डिटेल से करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जितने भी सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है या जो भी प्रयोग किया जाता है इन चैप्टर में सूत्र का, उन सभी सूत्रों का अध्ययन हम बहुत बारीकी से बहुत डिटेल से करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं परिचय, और परिचय में किन किन चीज़ों को पढ़ना है हमको वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं चर संख्या। चर संख्या क्या होता है, क्योंकि बहुपद चैप्टर में बीजगणित के बारे में अध्ययन हमको करना है, तो बीजगणित के अंतर्गत चर संख्या आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर संख्या क्या है। ठीक है, देखिए, वैसी संख्या जिनके मान विशेष स्थिति में बदलते रहते हैं उसे चर संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षरों से सूचित किया जाता है। मैथ में आप अक्सर देखते होइएगा कि लिखा रहता है x² + 2x + 3, है ना, x - 2 y + 4। ये सब क्या है? ये x y का जो प्रयोग हो रहा है, ये x y क्या है? यही है चर संख्या, है ना, यही चर संख्या है। इनके मान जो है एक विशेष स्थिति में बदलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x + 2 लिखा है ना, इसमें x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? इसमें x का मान निकालेंगे तो -2 होगा, क्योंकि x को ढकेलेंगे तो उस पर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आया? -2 आया। अब ये फिक्स नहीं है कि x का मान -2 होता है सब जगह, है ना। इसका मान जो है विशेष स्थिति में बदलता रहता है। स्थिति के अनुसार इसके मान जो है बदलते रहते हैं। तो वैसी संख्या जिनके मान विशेष स्थिति में बदलते रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। इसको विशेषकर ABCD के जो अक्षर होते हैं ज़्यादातर स्मॉल में, उन्हीं से हम सूचित करते हैं। जैसे कि हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, विशेष रूप से ये सभी क्या है? चर संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये चर संख्या कहलाता है। अब समझते हैं अचर संख्या क्या होता है। देखिए, अचर संख्या तो वैसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है उसे अचर संख्या कहते हैं। निश्चित मतलब फिक्स। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 1, -5, -6, 0, √2, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका मान निश्चित है। अब देखिए, 2 का जो है वैल्यू जो है कहीं भी लिखिएगा 2 तो इसका वैल्यू 2 ही है, चेंज नहीं होगा कहीं पे, है ना, निश्चित मान है। तो वैसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है उसे अचर संख्या, या ठेठ भाषा में हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जितने भी संख्या का यूज होता है मैथ के अंदर, जितना भी संख्या का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लस में हो, रूट में हो, बट्टा में हो, जो भी है संख्या का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग मैथ के अंदर, वो सभी के सभी क्या कहलाता है? अचर संख्या कहलाता है। वो सभी के सभी अचर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है? तो देखिए, चर संख्या और अचर संख्या के गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर संख्या बोले तो ABCD का अक्षर, जैसे कि मान लीजिए x, और अचर संख्या बोले तो कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2। ठीक है, तो ये चर संख्या और ये अचर संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 2x। जैसे कि 2 में गुना करेंगे x से तो कितना होगा? 2x। तो यही 2x क्या होगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए, क्या x बीजीय व्यंजक नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके गुना में 1 छुपा है, कुछ नहीं है छुपा, मतलब कुछ नहीं बगल में लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के साथ नहीं है x, तो गुना में 1 छुपा हुआ है। तो समझ लीजिए कि ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या y बीजीय व्यंजक नहीं है? x² नहीं है? है। ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इन सभी के साथ एक जो है अचर संख्या छुपा हुआ है, गुना में 1। समझ रहे हैं ना, गुना में 1 जो है वो छुपा हुआ है। तो ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब चर तथा अचर के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है बहुपद।
बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक, वैसा बीजगणित का ही व्यंजक होता है। तो वैसा बीजगणित का व्यंजक जिसमें एक पद हो या एक से अधिक पद हो, है ना, उसे बहुपद कहते हैं। अथवा जिसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, चरों का घात पूर्ण संख्या। देखिए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। अब पद किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हम 2x² + 7x + 6, है ना। अब इसमें बताइए कितने पद हैं? तो इसमें टोटल 3 पद है, एक पद, 2 पद और 3 पद, मतलब तीसरा पद ये हो गया। बीजीय व्यंजक जो हम समझे हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक, 2 बीजीय व्यंजक, ये तीसरा, मतलब इसमें टोटल के टोटल 3 पद है ना। तो बहुपद के अंदर एक पद भी हो सकता है या एक से ज्यादा पद भी हो सकता है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, मतलब वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का अर्थ होता है घात जो है 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। मतलब पूर्ण संख्या जो 0 के साथ गिनती की संख्या जो होता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या, मतलब उसका घात जो होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए x² - 6x + 7। अब इसका घात देखिए 2 है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, और इसमें चर का घात कितना है? 0। चर का घात कितना है? 0, क्योंकि इसमें x उस नहीं लगा है, चर मान लगबे नहीं किया, इसमें चर नहीं लगा है, तो चर का घात कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, 0, है ना। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का पावर जब 0 देते हैं ना तो बराबर कितना आता है? बराबर 1 आता है। या आप कुछ किसी का भी पावर दे दीजिए, जैसे 100 का पावर 0 देते हैं तो बराबर कितना आएगा? बराबर 1 आएगा। ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। अथवा जिसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, माने 0 हो घात, या 1 हो घात, या 2 हो घात, या 3 हो घात, या 4 हो, एक पूर्ण संख्या घात हो, माने पावर उसका। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब समझिए बहुपद का वर्गीकरण। देखिए बहुपद का वर्गीकरण समझिए। देखिए बहुपद का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण, जैसे कि बहुपद है तो बहुत सारा पद है ना। अब उसकी पहचान, उसको छांटना है हमको, तो जो पहचान है, छांटना है, वो 2 आधारों पर किया गया है। एक तो है पद के आधार पर, मतलब नामकरण समझ लीजिए, नाम रखना है बहुपद का, तो उसमें एक है पद के आधार पर और एक है घात के आधार पर। मतलब कुछ बहुपद ऐसे हैं जिनको हम पद के आधार पर पहचानते हैं, और कुछ बहुपद ऐसे हैं जिनको हम घात के आधार पर पहचानते हैं। जैसे कि देखिए पद के आधार पर बहुपद कितने हैं? तो बहुपद अनगिनत है, 1 2 नहीं है, अनगिनत है। पद के आधार पर बहुपद अनगिनत है, मतलब उनके अनंत प्रकार हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जिनमें से कुछ को हम जान लेते हैं, जैसे 2-4 आप समझ लीजिएगा ना तो आप आगे भी समझ जाइएगा कि कितना होता है। ठीक है, चलिए। जैसे कि मान लीजिए एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। देखिए अभी हम पद के आधार पे समझ रहे हैं, पद के आधार पे समझना है तो केवल और केवल पद पे ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना, केवल और केवल पद पे ध्यान देना है। तो पद के आधार पे बहुपद के अनगिनत प्रकार हैं, जैसे कि एक पदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद। जैसे कि मान लीजिए x 2y, जैसे मान लीजिए 3x², जैसे 6y⁴, है ना। जैसे कि मान लीजिए √3x⁴, ये सभी के सभी एक पदी बहुपद है। पद को देखिए ना आप, पद को देखिए, ये पद है, पद को देख लीजिए, है ना। घात से मतलब नहीं है कि कितना घात किसका है, उससे मतलब नहीं है, पद से मतलब है, क्योंकि अभी हम पद के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। तो पद से मतलब है, पद देखना है कि कितने पद हैं। तो वैसा बहुपद, मतलब जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब समझिए इसी में मान लीजिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद नामे से सॉल्व है, द्वि मतलब 2 और पदी मतलब पद, है ना। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 पद होगा, एक पद नहीं होगा। जैसे x² + 2 y - 3 2x² - 6x, कितने पद हैं? 2 पद है। घात से मतलब नहीं है, इसमें पावर से मतलब नहीं है, क्योंकि हम पद के अनुसार समझ रहे हैं। तो केवल पद को देखना है कि कितने पद है, जितना पद होगा उतना पदी बहुपद। 10 पद होगा 10 पदी बहुपद, है ना। तो 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी, त्रि मतलब तीन, पदी मतलब पद, है ना, मतलब तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। जैसे मान लीजिए y के पावर 3 माइनस 2y के पावर 2 प्लस में 6y, तीन पद हो गया ना। जैसे कि मान लीजिए x के पावर 3 माइनस 2x प्लस 6, तीन पद हो गया ना। घात से मतलब नहीं है यहाँ, तो घात दुइये घात है ना, तो घात से मतलब नहीं है, यहाँ पद से मतलब है। तो जिस बहुपद में सिर्फ तीन ही पद हो उसे त्रिपदी बहुपद। मान लीजिए चार पदी बहुपद पूछ दिया तो जिसमें चार पद हो उसे चार पदी बहुपद, पांच पद वाले को पांच पदी बहुपद, छह पद वाले को छह पदी बहुपद। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पद के आधार पे बहुपद के अनगिनत प्रकार हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पद के आधार पर बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए घात के आधार पे। अब घात के आधार पे समझिए, देखिए घात के आधार पर भी बहुपद अनगिनत प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद एगो दूगो नहीं, अनंत प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रैखिक या एक घातीय बहुपद। रैखिक या एक घातीय, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है एक घातीय, एक घातीय मतलब एक घात, है ना। रैखिक इसी को बोलते हैं। तो वैसा बहुपद जो ax प्लस b के रूप का हो उसे रैखिक या एक घातीय बहुपद। एक घातीय मतलब होता है एक घात वाला बहुपद, मतलब जिसका पावर, जिसका घात जो है सिर्फ एक हो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं, या इसी को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब ये क्या है, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी इसका जो है एक तरह से मान लीजिए पटरी हुआ, मतलब जो बहुपद ax प्लस बी के पटरी पर बैठा होगा वही एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसमें चर मान कौन है, तो x है चर मान। देखिए ax प्लस बी में x क्या है, तो x है चर, ये चर संख्या, और ये दोनों क्या है, अचर संख्या। ये दोनों क्या है, अचर संख्या। मतलब इसके जगह पर कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या प्लस माइनस में, रूट में, बट्टा में, है ना, पॉइंट में, कोई भी संख्या ए बी के जगह पर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ए का मान जो है वो केवल 0 नहीं होगा, ए का मान 0 नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप भी है। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन की रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ax प्लस b होता है, ठीक है। या इसको ठेठ भाषा में समझिएगा, एकदम मूर्ख वाला विधि से सीखिएगा। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही घात हो, जैसे 2x एक घात है ना, जैसे 2y प्लस 6, घात एक एक है ना, रे पद दो है उससे मतलब नहीं है। घात देखिए ना, पावर देखिए ना, क्यों वो पावर है ना, हो गया एक घातीय बहुपद। इसमें शून्यकों की जो संख्या होती है वो एक होती है, क्योंकि घात एक है तो शून्यक भी एक होगा, है ना। जय गो घात होगा वो एक घातीय बहुपद। अगर पांच घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या भी उसके घात के बराबर ही होता है। एक घातीय बहुपद में सबसे ज्यादा घात कितना होता है, तो एक होता है। उसमें शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, तो एक ही होगा, समझ रहे हैं ना। इसका व्यापक रूप क्या होता है एक घातीय का, तो ax प्लस b इसका जो है व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब ax प्लस b में a b जो है अचर संख्या है, और a इज नॉट इक्वल 0, और x जो है वो है चर संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए y प्लस 3, ये भी एक घातीय बहुपद है, क्योंकि देखिए चर जो है उसका घात एक के न है, कुछ नहीं पावर में रहता है तो पावर में एक रहता है, तो ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि शून्यकों की संख्या इसमें एक होती है। अब ये शून्यक होता क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए शून्यक क्या होता है उसको समझिए। देखिए शून्यक जो है, किसी भी बहुपद का शून्यक वह संख्या कहलाता है जिसे उस बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त होता हो। जैसे आपको हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए x प्लस 4, ये क्या है, बहुपद है। कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है, या एक घातीय बहुपद कह सकते हैं इसको। ये एक बहुपद है, हम ये बहुपद दे दिया, कह रहे हैं कथी कि इसका -4 जो है, -4 वो इसी बहुपद का शून्यक है। -4 जो है वो इसी बहुपद का शून्यक है, ये वाला जो संख्या है वो इस बहुपद का शून्यक है, हम कह रहे हैं। तो क्या इस मान को इस बहुपद में रखेंगे तो 0 आएगा, तब नहीं संख्या कहलाएगा इसका शून्यक,
है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शून्यक में कि किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या कहलाता है। शून्यक मतलब जीरो, मतलब उस मान को उस बहुपद में रखने पर जीरो आ जाता हो। तो किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या कहलाता है जिसे उस बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो। तो ये संख्या अगर दावा कर रहा है कि हम इस बहुपद का ही शून्यक है, तो इस बहुपद में इसको रखने पर जीरो आना चाहिए ना। जैसे कि x क्या है, मतलब x है ना, तो x की जगह पर रखेंगे -4, आइए +4 जना के तेना जीरो आ गया। इसका मतलब है कि -4 जो है वो इसी बहुपद का शून्यक है। समझ गया? शून्यक मतलब शून्यक वह संख्या होता है जिस संख्या को किसी बहुपद में रखने पर जीरो आता हो, तो वो संख्या जो है उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं, रखें बहुपद समझ में आ गया आपको, तो अब चलते हैं इसका अगले की ओर। यहां समझिए, देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, VVI है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव पक्का पूछता है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए पॉइंट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब होता है दो, अघात मतलब पावर, है ना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जो ax² + bx + c के रूप का हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जो ax² + bx + c के रूप का हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए ये जो है ax² + bx + c है ना। इसमें a, b और c ये तीनों क्या है? तीनों जो है अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या है। तीनों अचर संख्या है, मतलब इसके जगह पर कोई भी डिजिट हो सकता है। केवल ए का मान जो है वो जीरो नहीं होगा, बाकी बी का मान भी जीरो हो सकता है, सी का मान भी जीरो हो सकता है, ठीक है। और ये x² और x दोनों क्या है? दोनों चर मान है, दोनों चर संख्या है। और ए बी सी तीनों अचर संख्या है, खाली ए का मान जीरो नहीं होगा, बाकी बी का मान भी जीरो हो सकता है और सी का मान भी जीरो हो सकता है। तो इसको हम व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। ये जो लिखा है ना ax² + bx + c, इसको हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। किसका व्यापक रूप? तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कितना मरतबा ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है। देखिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। किसमें? तो द्विघात बहुपद में। क्या बोले थे? जितना घात होगा उतना घातीय बहुपद कहलाएगा, और शून्यकों की संख्या भी उसमें उतना ही होगा। जैसे द्विघात मतलब 2 घात, तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद, तो इसमें शून्य की संख्या भी कितना होगा? तो द्विय होगा। जैसे देखिए 2x² + 6, भाई कितना पावर? तो 2 पावर, तो द्विघातीय बहुपद। जैसे y² - 6y + 4, पावर कितना? सबसे, देखिए पावर तो यहाँ 1 भी है, पावर 2 भी है, सबसे पावर ज्यादा कितना? क्योंकि सबसे ज्यादा घात होगा उतना घातीय बहुपद कहलाएगा। नहीं तो एक को घात है तो कह देंगे रैखिक बहुपद, नहीं, सबसे ज्यादा घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इसमें मान लीजिए ये द्विघातीय बहुपद है, तो पूछेगा a का मान कितना? तो a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहीं b का मान कितना? तो b का मान -6 हो जाएगा। और c का मान कितना? c का मान 4। समझ रहे हैं ना। इसलिए लिखा है ax² + bx + c, तो a b c क्या है? तीनों के तीनों अचर संख्या है। तो देखिए पावर 2 वाला के साथ a होता है, पावर 1 वाला के साथ b होता है, पावर मतलब जिसमें चर नहीं हो अचर संख्या c होता है, ठीक है। तो a यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना में 1 है, b का मान -6 है और c का मान यहाँ पे 4 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए द्विघातीय बहुपद में क्या बोले हैं? शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। इसके शून्य को हम अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। देखिए अल्फा ए के तरह है लेकिन ए नहीं है, बीटा बी के तरह है लेकिन बी नहीं है ना। तो द्विघातीय बहुपद के शून्य को अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक, अब इनके दोनों शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। समझ रहे हैं ना। देखिए अल्फा को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, और बीटा तो भाई ऐसे ही रहेगा, है ना। या अल्फा को ऐसे लिखते हैं, बुक में इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से अल्फा ए की तरह, लेकिन ए नहीं रहता है, याद रखिएगा ए नहीं रहता है ये। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए अल्फा और बीटा, जैसे कि द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक अल्फा बीटा। अब इस दोनों शून्यक का मान निकालने से पहले, मतलब अल्फा बीटा का मान
शून्य का मान निकालना पड़ेगा हमको इस चैप्टर में, तो वो रूल थोड़ा समझ लीजिए किस तरह से करना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा ये दोनों द्विघातीय बहुपद का शून्यक है, तो इनके मान निकालने से पहले, मतलब अल्फा बीटा के मान निकालने से पहले हमको डी के पास जाना होगा। मतलब डी से होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो अल्फा बीटा का मान निकालने से पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुखिया हुआ है ना, अब गांव में किसी को कुछ कहने से पहले मुखिया से परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, तो वही डी हुआ। तो अल्फा बीटा का मान निकालने से पहले डी का परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब डी का मान निकालना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विभक्तर या विवेचक, मतलब विभक्तर या विवेचक भी कहते हैं किसको, डी को। जैसे मुखिया बोले हैं ना, हम उसी तरह से डी को डिस्क्रिमिनेंट, डी से होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विवेचक या विभक्तर भी कहा जाता है। अब देखिए डी का मान निकालेंगे, तो डी के मान निकालने के बाद ही हम डी के आधार पर ही अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। आप बिना डी के मान निकालने चल जाएंगे, जैसे डी का मान निकालबे नहीं करेंगे, अल्फा बीटा के मान निकालने चले जाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत हो सकता है, गलती भी हो सकता है। इसीलिए पहले डी के पास जाएंगे और डी के मान निकालने के बाद ही अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। आप बताइए डी के मान जाएंगे, डी के पास जाएंगे डी का मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो डी के मान निकालने के लिए सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सूत्र भी आई है, कितना बार पूछ चुका है 1 नंबर में, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विवेचक या विभक्तर सूत्र भी कहते हैं हम लोग, विवेचक या विभक्तर सूत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए डी के आधार पर ही अल्फा बीटा का मान निकलता है, कैसे, तो देखिए ऐसे, डी के पास जाइएगा और डी के मान निकालिएगा इस सूत्र पे, तो डी का मान 3 तरह के निकलेगा। किसी भी संख्या का मान निकालते हैं, किसी भी चर का मान निकालते हैं, तो वो 3 तरह का ही मान आता है, या तो मान आएगा प्लस में, या आएगा माइनस में, या फिर आएगा 0, समझ रहे हैं ना। तब प्लस में आएगा मतलब धनात्मक आएगा। जब डी का मान प्लस में आ गया, इस सूत्र पे निकालेंगे डी का मान, और जब डी का मान आ गया प्लस में, तो हम समझ जाएंगे कि भाई अल्फा के लिए लगेगा माइनस बी या प्लस में रूट डी या बट्टा 2a। अरे डी के पास क्यों गए हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का मान निकालना था ना हमको, लेकिन डी से परमिशन लेने गए हैं। तो डी का मान जब निकालेंगे ना, डी से परमिशन लेंगे, और जब डी का मान आ गया प्लस में, तो समझ जाएंगे कि अल्फा का मान लगेगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a पर निकालेंगे, और बीटा का मान निकालेंगे माइनस बी माइनस रूट में डी बट्टा 2a पर निकालेंगे, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी, यहाँ प्लस लगा है, और यहाँ है माइनस बी माइनस रूट डी, प्लस माइनस चेंजिंग है ना, तो दोनों के दोनों सूत्र अलग अलग लगेगा, अल्फा का सूत्र अलग, बीटा का सूत्र अलग, तो इसीलिए दोनों शून्यक भी क्या आएगा, असमान आएगा, समझ रहे हैं ना, असमान आएगा। कब, जब डी का मान प्लस में आए तब, और जब ये डी का मान 0 आया, जैसे कि मान लीजिए डी का मान 0 आ गया, तो जब 0 आया तो समझिए बड़ा खुश है डी, है ना, बड़ा खुश है। कैसे खुश है, तो जब ये डी का मान 0 आया, समझिए अल्फा बीटा का मान सेम निकलेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, मतलब आसान, बी बट्टा 2a, दोनों शून्य किसका क्या होगा, समान होगा। कब, जब डी का मान 0 आए तब समझिए बड़ा खुश है डी, तब ये 0 आ रहा है, तब ना अल्फा और बीटा का मान सेम आ रहा है, सूत्र एक के लग रहा है। दोनों के दोनों मूल देखिए, शून्य को ही मूल कहते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शून्य को ही मूल भी कहते हैं। तो दोनों शून्य क्या होगा, समान होगा। यहाँ दोनों शून्य अलग अलग, और जब ये डी का मान आया माइनस में, समझिए डी पिताल है, समझ जाइए डी गुस्सा में है। डी कब, जब माइनस में आएगा मतलब ऋणात्मक आएगा, तब समझिए डी गुस्सा में है। जब ये माइनस में आया तो समझ जाइएगा कि अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा, परमिशन नहीं दे रहा है कि अल्फा बीटा के मान तुम निकालो, माइनस में आ रहा है तो समझ जाना है कि अल्फा बीटा का मान नहीं निकलेगा, डी परमिशन नहीं दे रहा है ना, और ना ही उस बहुपद का कोई हल निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब यहाँ देखिए, यहाँ द्विघातीय बहुपद से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट सूत्र है जो बहुत ही वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सूत्र है कि एक द्विघातीय बहुपद में क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल। अब देखिए, एक द्विघातीय बहुपद के अंदर 2 शून्यक होते हैं, जिसके शून्यक को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। बोले है ना कि अल्फा को इस तरह भी हम सूचित कर सकते हैं, तो अल्फा और बीटा कहते हैं, है ना। द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा से इसको सूचित करते हैं। तो जब दोनों शून्यक को हम जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का योगफल कहलाएगा।
दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का योगफल कहलाएगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब ये माइनस बी और ए कहाँ से आया, तो देखिए द्विघातीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो इसी में से ए बी सी, यही ए बी सी है। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। ये माइनस सूत्र से आता है और ये बी और बट्टा के नीचे ये ए, ठीक है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल, ये भी द्विघाती बहुपद के अंदर ही है। शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक होता है जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं, तो अल्फा और बीटा के बीच में गुना लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गुने बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अब ये सी देखिए, सी यहाँ है और ए यहाँ है, सी बट्टा ए होता है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का अंतर, अंतर मीन्स होता है घटाव, अंतर मीन्स घटाव। अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है, दोनों के बीच लग गया माइनस का चिन्ह, तो ये कहलाएगा शून्यकों का अंतर, ठीक है। और शून्यकों का अंतर बोले तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में डी बट्टा ए, रूट अंडर डी बट्टा ए। क्योंकि देखिए डी का सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, डी का सूत्र होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में डी बट्टा ए, ठीक है, रूट अंडर डी बट्टा ए। अब देखिए अल्फा के पावर माइनस एक जोड़ बीटा के पावर माइनस एक सूत्र ये हो गया आपका कि अल्फा के पावर माइनस एक जोड़ बीटा के पावर माइनस एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सूत्र सब है। देखिए किसी भी संख्या के पावर में जब माइनस लगा हो तो इसका जो आधार है नीचे वाला वो पलट जाता है। जैसे देख लीजिए एक्स का पावर लग गया माइनस में एक, मान लीजिए, तो इसका आधार क्या है, आधार है एक्स, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये पलटेगा, तब पलटेगा तो एक ऊपर चला जाएगा और एक्स जो है वो नीचे चला आएगा अपना पावर के साथ, लेकिन पावर जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, अपना पावर के साथ आता है, ये पूरे पावर के साथ नीचे में आ जाएगा, लेकिन वो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर है, अल्फा के पावर माइनस एक है तो अल्फा पलटेगा, तो अल्फा पलटेगा तो नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, पलटेगा तो एक ऊपर चला गया, ये वाला एक ऊपर चला गया, और अल्फा के पावर जो माइनस एक है वो प्लस में एक पावर, मतलब अल्फा के पावर प्लस एक यहाँ पर नीचे चला आया, तो पावर में एक नहीं लिखे क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में जो है एक नहीं लिखते हैं तो वहाँ छुपा रहता है, ठीक है। और यहाँ देखिए बीटा के पावर भी माइनस एक है, तो इसका भी बीटा जो है ये आधार जो है पलटेगा, तो एक चला गया ऊपर और ये बीटा जो है अपना पावर के साथ नीचे आएगा, तो माइनस में एक पावर है तो प्लस में एक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में एक पावर जो है छुपा रहता है, इसीलिए एक नहीं यहाँ लिखे हैं और ना ही यहाँ लिखे हैं। तो सूत्र बनेगा एक बट्टा अल्फा जोड़ एक बट्टा बीटा बराबर माइनस बी बट्टा सी, माइनस बी बट्टा सी। देखिए बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो अल्फा के पावर माइनस एक जोड़ बीटा के पावर माइनस एक, इसी के बराबर ये होता है एक बट्टा अल्फा जोड़ एक बट्टा बीटा बराबर माइनस बी बट्टा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सूत्र है आपका अल्फा बीटा के पावर माइनस एक, ये दोनों गुना में है, अल्फा बीटा के पावर माइनस एक जोड़ बीटा अल्फा के पावर माइनस एक, यहाँ केवल अल्फा के पावर माइनस एक लगा है और यहाँ बीटा के पावर लगा है माइनस एक, ठीक है। इसको हम यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं, देखिए क्या लिखा है, अल्फा लिखा है गुना बीटा के पावर लिखा है माइनस एक, अल्फा और बीटा के बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो यहाँ पर गुना लगा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अल्फा और बीटा जो है वो पलटेगा क्योंकि इसका घात माइनस में है तो पलटेगा, तो एक बट्टा बीटा लिख सकते हैं इसको हम, ये वाला पलटेगा, नीचे में कुछ नहीं है तो एक है तो पलटेगा तो एक ऊपर, और ये जो अपना घात के साथ नीचे आएगा और ये घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में एक घात तो छुपा ही रहता है तो नहीं लिखेंगे हम। अब ये हो जाएगा अल्फा इकाई अल्फा बट्टा ये बीटा, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बट्टा बीटा। देखिए इसके बराबर हम क्या लिखे हैं, अल्फा बट्टा बीटा लिखे हैं। अब यहाँ पर है बीटा अल्फा के पावर माइनस एक, देखिए बीटा, यहाँ देखिए लिखा है बीटा गुने अल्फा के पावर माइनस एक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बीटा
और अल्फा के पावर लगा है -1, तो अल्फा पलटेगा, पलटेगा तो 1/अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। अब देखिए बीटा एक है बीटा, और नीचे में क्या आएगा, अल्फा आएगा, नीचे में आ जाएगा अल्फा। तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बीटा बटा अल्फा। तो वही लिखे हैं यहाँ पे बीटा बटा अल्फा, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा के पावर -1 जोड़ बीटा अल्फा के पावर -1 बराबर अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा। ये दोनों सेम होता है, आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिए। मेन इसका ये है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, इसीलिए दोनों हमको जानना जरूरी है। इसी के बराबर में ये आता है, किस तरह से आता है वो आपको यहाँ समझा दिए हम, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र होता है आपका b² - 2ac बट्टा ac, मतलब अल्फा बट्टा बीटा जो बीटा बट्टा अल्फा का सूत्र होता है b² - 2ac बट्टा ac, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र और है, एक सूत्र है कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है b² - 2ac बट्टा a², b² - 2ac बट्टा a²। ये सभी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कीजिएगा, उसके बाद ही चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगला देखिए द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने के क्या सूत्र है। देखिए द्विघात बहुपद हम दो स्थिति में बना सकते हैं। एक स्थिति तो यदि आपको दोनों शून्यक दिया हो, मतलब अल्फा का मान दिया हो और बीटा का मान दिया हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हो, तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये सूत्र है, ठीक है। मतलब अल्फा का मान जितना दिया रहेगा वहां पे अल्फा का मान रखेंगे, और बीटा का मान जितना रहेगा तो बीटा के सामने में बीटा का मान रखेंगे, ठीक है। सूत्र क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। ये हो गया शून्यक का योग और ये हो गया शून्यक का गुणनफल, ठीक है। या सीधे आपको अल्फा दे दिया रहेगा और बीटा दे दिया रहेगा, तो अल्फा के सामने अल्फा का मान रखना है और बीटा के सामने में बीटा का मान रखना है, ठीक है। और यहाँ भी अल्फा के सामने अल्फा का मान और बीटा के सामने बीटा का मान, और तब सबका गुना भाग करके जो है हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो एक स्थिति तो है कि जब आपको दोनों शून्यक दे देगा, मतलब अल्फा और बीटा का मान दे देगा, और एक स्थिति है कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान देगा और अल्फा गुने बीटा का मान देगा, मतलब दोनों यहाँ गुना करके देगा और यहाँ जोड़ के देगा, ठीक है, यहाँ जोड़ के और गुना करके देगा, लेकिन यहाँ पे केवल अल्फा का मान और केवल बीटा का मान दे देगा। तब कहेगा एक द्विघातीय बहुपद बनाइए। तो बनाने दोनों स्थिति में ही हम सूत्र यही लगाएंगे, दोनों स्थिति में हम सूत्र यही लगाएंगे, बट इसका जो है कंडीशन बनाने का है थोड़ा चेंज होगा। ये दे दिया रहेगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा, और ये दिया रहेगा तो थोड़ा गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। बाकी दोनों सेम है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द्विघातीय बहुपद का इतना सूत्र है। अब हम चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पे। देखिए रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद हम समझ गए हैं पद के आधार पे। उसके बाद द्विघातीय बहुपद समझ गए हैं, उसमें कितने शून्य होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब हम समझ गए हैं। द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र भी समझ गए हैं। अब चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पे, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद पर चलते हैं। देखिए ये है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो हम बोले हैं ना घात के आधार पे घात केवल देखना है ना। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले को द्विघातीय बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद, है ना। जिसमें तीन घात हो, सबसे ज्यादा घात तीन हो, उसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। या इसको थोड़ा मॉडलाइज कर दिया जाए तो इसका परिभाषा बनेगा वैसा बहुपद जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में हो, उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका सबसे ज्यादा घात कितना है, घात 2 भी है, यहाँ घात 1 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा घात 3 है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। इसमें a, b, c और d ये तीनों क्या है, अचर संख्या है। ये तीनों है अचर संख्या, ठीक है। लेकिन a का मान जो है केवल 0 नहीं होगा, बाकी b का मान भी 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है, d का मान भी 0 हो सकता है, और ये x जो है ये चर संख्या है, समझ रहे हैं ना। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको हम कह सकते हैं, इसका व्यापक रूप भी कह सकते हैं। व्यापक रूप मतलब त्रिघातीय बहुपद का ये व्यापक रूप भी कहा जाता है इसको। तो वैसा बहुपद जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का हो, उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। और इसका ये हो गया व्यापक रूप, यही हो गया इसका व्यापक रूप। एग्जाम्पल में समझिएगा तो जैसे मान लीजिए x³, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। जैसे मान लीजिए t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 प्लस 3t माइनस 4, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। देखिए घात 2 भी है, घात 1 भी है, घात 3 भी है
है ना, सबसे ज्यादा घात 3 है ना, इसीलिए ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पे सीधा पावर 3 है, त्रिघातीय बहुपद। इसमें पद से मतलब नहीं है कि पद 3 को होना चाहिए, हम घात के आधार पे सीख रहे हैं, तो हमको घात से मतलब है कि कितने घात है सबसे अधिक। 3 घात है तो हो गया त्रिघातीय बहुपद, समझ रहे हैं ना। अगर 4 घात होता तो चरघातीय बहुपद, 5 घात होता तो 5 घातीय बहुपद। बहुत सिंपल है, बस इसका थोड़ा जो है इसको थोड़ा मॉडलाइज कर दिया गया है, बस इसको यही चीज समझना है हमको, ठीक है। बाकी है तो बहुत सिंपल इसका परिभाषा, 3 घात वाले त्रिघातीय बहुपद, 4 घात वाले 4 घातीय बहुपद, 5 घात वाले 5 घातीय बहुपद। अब थोड़ा समझिए, 3 घात वाले बहुपद में कितने, सबसे ज्यादा घात कितना होता है तो 3 होता है, तो इसीलिए 3 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है तो वो 3 होती है। 3 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, वो 3 ही होती है, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। देखिए ये y के तरह होता है, लेकिन ये y नहीं है, y के तरह होता है, y के जैसा होता है, लेकिन ये y नहीं है, इसको हम लोग गामा कहते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, जिसके शून्यक को अल्फा, बीटा और गामा से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए एक त्रिघातीय बहुपद के अंदर क्या क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एक त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, आपको तो पता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, ठीक है। 3 शून्यक, अभी तीनों शून्यक के बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का योगफल कहलाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ठीक है। उसके बाद 2 शून्यक को गुणनफल का योग, 2 शून्यक का गुणनफल, मतलब 2 शून्यक, जैसे कि एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा कहलाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा में गुना करेंगे तो अल्फा बीटा। उसके बाद बीटा और गामा, दोनों में गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, बीटा गामा कहलाएगा। उसके बाद गामा और अल्फा, दोनों में गुना करेंगे तो गामा अल्फा कहलाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये दोनों क्या है तो 2 शून्य का गुणनफल। ये क्या है, 2 शून्य का गुणनफल। ये क्या है, 2 शून्य का गुणनफल। तो अल्फा बीटा 2 शून्य का गुणनफल, बीटा गामा 2 शून्य का गुणनफल, गामा अल्फा 2 शून्य का गुणनफल। तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, योग कहते हैं जोड़ को। देखिए 2 शून्य के गुणनफल के बीच में क्या लगा है, जोड़ लगा है। तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यक 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो जब अल्फा बीटा और गामा तीनों में गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा गामा। तीनों में गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो ये कहलाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघातीय बहुपद में है, द्विघातीय बहुपद में भी था, लेकिन ये त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। माइनस में d/a होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिघातीय बहुपद बनाने के सूत्र, त्रिघातीय बहुपद बनाने के सूत्र देख लीजिए। तो सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ये तीनों क्या है, तीनों शून्यकों का योगफल है, इंटू x² जोड़ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। ये क्या है, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। देखिए 2 शून्यकों के गुणनफल का योग है ये, तो यही यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x लगेगा, x, ठीक है। आप माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है। तो त्रिघातीय बहुपद बनाने के सूत्र है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² जोड़ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया द एंड। आप इतना को याद कर लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक के जो है आप इसका नोट भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में बहुपद का जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे बहुत डिटेल से। आप इतने याद करके आइए। उसके बाद अगला वीडियो में देखिए आपको एक भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए हम बनाकर लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।